जो ननद है वो जिठानी है। नई नई शादी में ननद, जिठानी, सास, इन सब शब्दों को सुनकर एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। लेकिन कैसा हो अगर ननद ही बन जाए जिठानी? आइए देखते हैं। देखो, अब तुम्हें इस घर में आए 10 दिन हो गए हैं। हाथों की मेहंदी को जी भर कर निहार लिया हो तो अब मेहरबानी करके डोली से उतरो और घर के काम संभालने में मदद करो। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कब घर के काम करने से इनकार किया? बस अभी तक माँ जी ने किसी काम के लिए कहा नहीं था तो मैंने भी किसी काम में हाथ नहीं बटाया। मेरी मम्मी ने कहा था ससुराल में जब कहा जाए तभी काम को हाथ लगाना। सबके अपने अपने रीति रिवाज होते ना, उसी के अनुसार सब होता है। अच्छा, तो मायके से ही सब ट्रेनिंग लेकर आई हो तुम? कब किसे किस बात पर क्या जवाब देना है ये तो खूब जानती हो। अभी तक किसी ने कहा नहीं था ना, तो चलो मैंने कह दिया। अब आओ, लग जाओ काम पर। आशा देविका की इकलौती ननद थी, जो देविका के पति अनुराग से 2 साल बड़ी थी। लेकिन घर में कोई उससे शादी के लिए पूछने की जहमत तक नहीं उठा पा रहा था, और कारण था आशा का मुंह फट और हिकड़ स्वभाव। किसी की उसके आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। ननद आशा का यूं काम के लिए इस तरह अपमानित करना देविका को बहुत चुभ गया था। लेकिन बड़ी ननद के सामने उसे फिलहाल कुछ न कहते हुए चुप्पी साध ली थी। कुछ देर बाद देविका रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। अरे बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस हो भाई तुम। इस घर में तुमसे बड़े हैं ना, एक बार उनसे उनकी राय ले लेती। तुम्हें इस घर में आए अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं और तुम्हारे आने से पहले इतने सालों से पूरे घर को मैं संभाल रही हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि कोई भी काम करने से पहले एक बार तुम मुझसे पूछ लो। वैसे क्या बना रही हो नाश्ते में? दीदी, मैं सोच रही थी कि नाश्ते में सबके लिए कटलेट बना देती हूँ। तुम्हारे बनाने से क्या होगा? पहले ये तो पूछ लो घर में कोई कटलेट खाता भी है कि नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब तुमने बना दिया है तो तुम ले जाओ, ये कटलेट तुम खा लेना। बाकी सबके लिए मैं उनकी पसंद के हिसाब से कुछ बना देती हूँ। तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? बताइए ना, सब लोग क्या खाते हैं नाश्ते में, मैं अभी बना देती हूँ। मैंने बोला ना, तुमने जो कटलेट बनाया है इन्हें डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रख दो और अपना नाश्ता ख़त्म कर लो। तब तक मैं घर के बाकी लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे तो सबकी सेहत और स्वाद का ख्याल रखना पड़ेगा ना। पहले दिन अपने बनाए हुए खाने का ऐसा हाल देखकर अब तो देविका बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। देविका डाइनिंग टेबल पर बैठकर कटलेट खा रही थी, तभी उसकी सासू माँ वहाँ आ जाती है। अरे देविका, क्या हुआ बेटा? तुम यहाँ अकेले बैठकर नाश्ता क्यों कर रही हो? बाकी सबका नाश्ता कहाँ है? मम्मी जी, वो दीदी ने बोला कि मुझे उनसे पूछकर नाश्ता बनाना चाहिए था। बाकी घर में कोई भी कटलेट नहीं खाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे रसोई से बाहर भेज दिया। आप लोगों का नाश्ता दीदी बना रही है। अरे उदास मत हो बेटा, आशा इतने सालों से हम सबके लिए खाना बना रही है ना, अब जैसे उसे आदत सी हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, उसे बनाने दो, तुम आराम से अपना नाश्ता करो। अगले दिन, देविका बेटा, हमारे यहाँ बेटे की शादी के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 4-5 रिश्तेदार जमा होंगे। तुम उनके लिए खाना वगैरह बनाकर तैयार कर देना, और हाँ, प्रसाद भी ज़रूर बना लेना। हाँ जी मम्मी जी, मैं सब तैयार कर दूँगी। क्योंकि आज घर में पूजा थी, इसलिए देविका सवेरे जल्दी ही उठ गई थी। नहा धोकर वो रसोई में गई तो देखा ननद आशा पहले से ही रसोई में खड़ी हुई उसे घूर रही है। माँ ने बताया था ना तुम्हें कि घर में पूजा है, कुछ मेहमान आएंगे। काम करने का मन ना हो तो पहले ही साफ साफ बता दिया करो। पहले तो काम की जिम्मेदारी लेकर बैठ गई और अब महारानी अपने कमरे में सोकर नींद पूरी कर रही है। ऐसी जिम्मेदारी संभालोगी क्या तुम घर की? क्या हुआ दीदी, आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैंने जिम्मेदारी ली थी काम संभालने के लिए, तो आ गई हूँ मैं। आ तो गई हो, लेकिन आधा काम खत्म होने के बाद। देखो, घर में जितना भी काम तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतने सालों से मैं भी सब कुछ अकेले संभाल रही थी। माँ की तबीयत तो पिछले 10 साल से खराब रहती है, उनसे तो कोई काम ही नहीं हो पाता। फिर भी पूछ लो, कभी किसी को किसी भी बात के लिए कोई तकलीफ हुई हो तो। मुझे नहीं पता था दीदी कि मेरे 5 बजे उठने के बाद भी समय से काम नहीं निपट पाएगा। काम से जी चुराने जैसी कोई बात नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, बाकी का सारा काम मैं संभाल लूँगी, आप जाइए। अच्छा जी, हम भी तो देखें कैसे संभालोगी तुम अकेले सब काम। कथा का प्रसाद तो ननद आशा पहले ही बना चुकी थी। मेहमानों के लिए खाना बनाना बाकी था, इसलिए देवी का खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद सास उर्मिला रसोई में आती है। देवी का बहू, क्या बना रही हो खाने में? मम्मी, अभी तो आपकी बहू सिर्फ पागल बना रही है। जिस स्पीड से काम कर रही है ना, शाम से पहले खाना नहीं मिलने वाला किसी को। पिछले 20 मिनट से आटे में लगी हुई है, लेकिन अभी तक भी रोटी बनाने लायक आटा तैयार नहीं हुआ। आशा बेटा, ये क्या है? अभी नई नई शादी हुई है बहू की, थोड़ा समय लगेगा, सब सीख जाएगी।
और वैसे भी नए नए घर में जाकर काम करने में थोड़ा हाथ पैर जल्दी साथ नहीं देते। अभी तेरी शादी नहीं हुई ना, जब शादी हो जाएगी तब तुझे ये बात पता चलेगी। देविका बहू, तुम परेशान मत हो बेटा, धीरे धीरे ही काम करने की आदत लगती है। और तू यहाँ खड़े होकर बातें क्या बना रही है आशा? चल अपनी भाभी के साथ लगकर फटाफट से सारा काम ख़त्म करवा, मेहमान आते ही होंगे। माँ मैं तो 1 घंटे में सब निपटा कर एक तरफ रख दूँ। वो तो मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी बहू के अंदर कितने गुण हैं। मेरे बिना कोई काम हो पाएगा कि नहीं? ऐसी कोई छोटी बच्ची भी नहीं है ये, मुझसे उम्र में सिर्फ 2 साल छोटी है, लेकिन मेरे बराबर काम सीखने में ना इसे अभी कम से कम 10 साल लग जाएंगे। सास उर्मिला की उम्र लगभग 55 साल की थी। वो जब 45 साल की रही होगी तभी उन्हें गठिया की बहुत गंभीर समस्या हो गई, जिसके कारण वो घर का ज़्यादा काम करने में सक्षम नहीं थी। आशा की उम्र उस समय लगभग 17 साल थी। माँ की तबीयत खराब देखकर धीरे धीरे आशा ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। घर की साफ सफाई और बर्तन के लिए मेड आती और बाकी काम अब आशा की ही जिम्मेदारी बन गए थे। क्योंकि आशा ने पूरा घर संभाल रखा था, इसलिए उसका सही गलत बात और गुस्सा सब कुछ घर में सभी लोग बर्दाश्त करते थे। धीरे धीरे इसी तरह आशा की हिम्मत बढ़ती चली गई और वो गुस्सैल और चिड़चिड़ी बन गई। किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना तो जैसे उसकी आदत हो गई थी। क्योंकि आशा भाई अनुराग से उम्र में बड़ी थी, इसलिए पहले रिश्ते आशा के लिए ही आने शुरू हुए थे। भैया इतना बढ़िया रिश्ता लेकर आई हूँ आपकी बेटी के लिए, आप लोग देखते ही हाँ कर देंगे। बिल्कुल राजकुमार जैसा लड़का है, आपकी बिटिया राज करेगी राज। बुआ जी आपको क्या तकलीफ है? क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है? और राज तो मैं यहाँ कर रही हूँ ना, उसके लिए मुझे किसी और के घर जाने की क्या ज़रूरत है? और पापा आप भी सोच लीजिए, अगर मैं इस घर से चली गई तो फिर क्या होगा इस घर का? मेरे बिना ये घर चला पाएंगे आप लोग? बेटा लड़कियां तो पराया धन होती है, एक दिन तो जाना ही पड़ता है। पापा ये दक्यान उसी बातें मुझसे करने की ज़रूरत नहीं है। बेटियां पराया धन होती है तो फिर इस पराया धन ने बिना बात ही आज तक आपके घर पर इतनी मेहनत करी, सबकी जिम्मेदारी संभाली। मुझे तो कब का घर छोड़कर चले जाना चाहिए था पापा। अपना घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, बस बात यहीं ख़त्म होती है। आशा के मम्मी पापा इस उम्मीद में एक के बाद एक लड़के देख रहे थे कि शायद आज नहीं तो कल आशा शादी के लिए मान ही जाएगी, लेकिन आशा थी कि हर रिश्ते को सिरे से इनकार कर देती थी। देख बेटा, अब तेरी उम्र हो रही है, अनुराग भी तुझसे बस 2 ही साल छोटा है। तेरी शादी हो तो फिर हम अनुराग के लिए कोई लड़की ढूंढे, लेकिन तू तो एक के बाद एक सब लड़कों को रिजेक्ट ही करती चली जा रही है। पता नहीं क्या है तेरे मन में। मैं ऐसा करो, आपको शादी करने की बहुत जल्दी है ना, तो मुझे छोड़ो, अपने बेटे की शादी कर दो आप। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे चक्कर में उसे कंवारा बिठाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी की जिद को देखते हुए आशा की माँ उर्मिला बेटे अनुराग के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है और फिर जल्दी ही अनुराग का रिश्ता देविका के साथ होता है और देविका शादी करके अनुराग के घर आ जाती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब से देविका घर में बहू बनकर आई थी, आशा ने ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर दिया था जैसे देविका उसकी भाभी ना हो, नौकरानी हो। आज के दिन मम्मी मुझे अपने लिए गोल्ड की पायल लेनी है, मार्केट चलकर दिलवा दो ना मुझे। क्या बात करिए बेटा, गोल्ड की पायल कौन पहनता है? क्यों नहीं पहनता? मैं पहनूंगी, बस 3 लाख की तो है। क्या कहा? 3 लाख? बेटा 3 लाख की पायल तो नहीं दिला पाएंगे हम। अच्छा, अपनी बहू के लिए तो बड़ी खुशी खुशी आप सब लाई थी, बेटी को देना पड़ रहा है तो महंगा दिखाई दे रहा है। देखो मम्मी भूलो मत, आपकी बहू को इस घर में आए सिर्फ 4 दिन हुए। इतने सालों से इस घर को मैंने ही संभाल कर रखा है। कायदे से देखा जाए तो पहला हक हर चीज़ पर सिर्फ मेरा ही बनता है, उस देविका का नहीं। लेकिन उसके लिए कुछ भी लेने से पहले आप एक बार नहीं सोचती। बेटी ने मांग लिया तो आपके चेहरे के भाव बदल गए। ऐसी बात नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि हम तुम में और बहू में कोई भेदभाव करते हैं तो ठीक है, तुम भी ले लो अपने लिए जो तुम लेना चाहती हो। आशा की जिद थी कि जितने लाख रुपए का गहना देविका के लिए आया, उतने ही लाख के गहने उसे भी अपने लिए चाहिए। आशा का यूं बात बात पर अपनी भाभी को हर काम में नीचा दिखाना अब देविका की आंखों में खटकने लगा था। आखिर देविका भी कितने दिन बर्दाश्त करती, और परिणाम ये हुआ कि देविका और आशा के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर नोक-झोंक होने लगी थी। देविका ये क्या है? कैसा खाना बनाती हो तुम? तुम्हारे हाथ की बनी हुई एक भी सब्जी मुझे समझ में नहीं आती। अब तो 6 महीने होने वाले हैं तुम्हारी शादी को। अब तक तो कोई अनाड़ी भी होता ना तो वो भी खाना बनाना सीख जाता। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा मन ही नहीं है परिवार में किसी के लिए खाना बनाने का। मैंने जो सब्जी बनाई है ना वो मन से ही बनाई है, मुझे तो कोई खराबी नहीं लग रही। बाकी लोग भी खा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। हर बार सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको सब्जी से नहीं मुझसे प्रॉब्लम है।
इसलिए आप मेरे हर काम में कमी निकालती हैं। मेरे हाथ के धुले बर्तन आपको साफ नजर नहीं आते, मैं सफाई कर दूं तो वहाँ आपको गंदगी नजर आने लगती है। मेरी रोटियां गोल नहीं होती, सब्जी में स्वाद नहीं होता। अरे कितना बर्दाश्त करेगा कोई। देखो दीदी, मैं थक गई हूँ आपकी बातें सुन सुन के। थकने से क्या होगा, थोड़ा काम में मन लगाया करो ना। तुम ढंग से रोटी बनाने लगोगी तो मैं तुम्हारी रोटी का मजाक उड़ाना छोड़ दूंगी। अरे सब्जियों में स्वाद आ जाएगा तो मैं सब्जी के लिए बोलना भी छोड़ दूंगी। और सच तो यही है ना, तुम कोई भी काम ढंग से करती नहीं हो। अगर तुम अच्छे से काम करो तो मुझे कहने का मौका क्यों मिले। और तुम कोई पहली बार तो इस घर में काम नहीं कर रही हो ना। इतने सालों से मैं भी घर में काम करती थी, सब कुछ एकदम चाक चौबंद रखा हुआ था मैंने। जब से तुम आई हो कभी कोई सामान अपनी जगह पर नहीं मिलता। इसका तो यही मतलब है ना, तुमसे ये घर संभल नहीं रहा है। ठीक है माँ जी, आप ऐसा करिए, घर के काम दीदी से ही करा लीजिए, क्योंकि इनको ही तो सब आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आशा, क्या है ये? अपनी भाभी के साथ कोई इस तरह से बात करता है क्या? इस घर की बहू है वो, कुछ अकल है तुम्हारे अंदर की नहीं? और तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि तुम ननद भाभी हो, तुम तो देवरानी जेठानी की तरह झगड़ा करती हो। और देविका बेटा, आज आशा घर में है, कल को शादी होगी, अपने घर चली जाएगी। इस तरह से छोटी छोटी बातों पर बहस करना अच्छा लगता है क्या? माँ जी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि दीदी शादी करके अपने घर चली जाए, ताकि मैं भी सुकून से अपना घर संभाल सकूँ। ये बात आप अपनी बेटी को समझाइए ना कि ये घर उनका नहीं है, तो अपनी ये दादागिरी जाकर अपने घर में चलाए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में शादी करके मैंने गलती कर दी। कायदे से तो आपको पहले बेटी की शादी करनी चाहिए थी। अगर इनकी समय से शादी हो गई होती तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसी ना होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देविका मेरे बारे में यह सब बोलने की? मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा घर है। इसी घर में पैदा हुई हूँ मैं, और हक से जीवन भर इसी घर में रहूंगी। देखती हूँ क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा। और माँ, मुझे ना अब इस देविका की शक्ल भी नहीं देखनी। आप इस घर के हिस्से कर दो, मैं इस देविका को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे कैसी पागलों जैसी बात कर रही है तू। देवरानी जेठानी में बंटवारा हुआ करता है, ये ननद और भुजाई में बंटवारे कब से होने लगे? और हम कहाँ जाए, बेटी के पास कि बहू के पास? आपको कहीं जाने की क्या ज़रूरत है मम्मी? भगाओ इसको ऊपर वाले फ्लोर पर। हम लोग तो जैसे रहते थे वैसे ही आराम से रहेंगे अपने घर में। बाहर से तो ये आई है ना, सारा बवाल इसके आने के बाद से ही तो शुरू हुआ है। चुप कर, मैं क्यों अपनी बहू को घर से अलग कर दूं? और उसके आने के बाद कोई बवाल शुरू नहीं हुआ तो भी कोई कम नहीं है। कुछ देर बाद, माँ पापा, आप लोग मुझे गलत मत समझना, लेकिन देविका आशा के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती। वो कह रही है कि उसके लिए आप अलग रसोई बनवा कर दे दीजिए। आप लोगों का खाना बनाने में, कोई भी काम करने में उसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आशा के साथ अब उसका गुजारा नहीं हो पाएगा। वो कल ही अपने मायके जा रही है, जब तक यहाँ पर रसोई अलग नहीं हो जाती वो लौट कर नहीं आएगी। अरे बेटा, तू समझाता क्यों नहीं देविका को? वो तो बहुत समझदार बच्ची है, हमें उससे ये उम्मीद नहीं थी। पापा, देविका की इन सब में कोई गलती नहीं है। आशा इतने सालों से घर में सबके साथ ऐसा ही तो व्यवहार कर रही है। हम लोग उसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन सब आशा की बदतमीज़ी बर्दाश्त करें ये कोई ज़रूरी तो नहीं। आपको पता है कल उसने देविका से क्या कहा? बोल रही थी किसी गलत फहमी में मत रहना, खानदान की इकलौती वारिस तुम हो, इस घर में जो कुछ भी है उसका आधा हिस्सा मेरा है, प्रॉपर्टी हो या ज्वेलरी, सब कुछ बराबर बराबर बटेगा। मुझे लगता है कि सही समय पर अगर आशा की शादी नहीं हुई ना, तो हमारे घर के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे लेकिन कौन समझाएगा उसे शादी के लिए? वो तो शादी के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे नहीं करेगी वो शादी। उसे एहसास दिलाना होगा कि अब यहाँ उसका गुजारा नहीं है। अगले दिन, देविका, तुम कुछ भी ढंग से नहीं बनाती, कोई भी मन से नहीं खाएगा। तुम रहने दो, मैं सबको अपने हाथों से बनाकर आलू के पराठे खिलाऊंगी। आशा, रसोई संभालने का काम बहू का होता है, तुम रसोई से बाहर आओ। देविका को करने दो जैसा उसे आता है। और तुमसे किसने कहा कि हम उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे? हमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाने दो उसे। मम्मी, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना बनाने दो देविका को। देविका, अभी तुमने यहाँ पोछा लगाया और देखो फिर से मक्खियाँ घूमने लगी। यहाँ बिल्कुल भी सफाई नहीं है तुम्हारे हाथ में। देविका, तुम्हें इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा पोछा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो। आशा, तुम्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अपने कमरे की खुद ही सफाई कर लिया करो, बाकी घर की सफाई देविका करेगी। देविका बहू, ये लो, ये हमारा खानदानी हार और कंगन है। आज हम लोग तुम्हारी चाची के यहाँ शादी में चल रहे हैं। तुम हमारा ये पुश्तैनी जेवर पहन कर ही तैयार होना। और ये लहंगा मंगवाया है मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल राजस्थान से, बिल्कुल राजकुमारी की तरह तैयार होकर आ जाओ बेटा। मम्मी, सब कुछ अपनी बहू के लिए ही खरीदा, मेरे लिए कुछ लाई कि नहीं? मैं शादी में क्या पहन कर जाऊंगी? मेरे जेवर कहाँ हैं? बेटा, ये पुश्तैनी जेवर है,
इन पर सिर्फ बहू का अधिकार होता है, बेटियों का नहीं। और तुम्हारा क्या है, तुम्हारी कौन सी शादी हुई है जो तुम 16 श्रृंगार करके शादी में जाओगी? तुम तो कुछ भी पहन लो, तुम्हें वहाँ कौन देखने वाला है। आशा को समझ में आ रहा था कि माँ हो या पापा, सभी लोग अब हर छोटी बड़ी बात पर सिर्फ देविका को ही सपोर्ट करते हैं। आशा की बातों की जैसे घर में कोई वैल्यू ही नहीं रह गई थी। और आज जो माँ ने उसे कहा वो बात तो उसके दिल में बहुत गहरे तक धंस गई थी। हर चीज़ पर अगर बहू का ही अधिकार होता है माँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं घर में क्यों हूँ। घर में क्या आएगा, क्या बनेगा, गहने कपड़े, हर बात का अधिकार तो आपने अपनी बहू को दे दिया। मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब मेरी इस घर में कोई जगह ही नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम्हें भी देविका की तरह मान सम्मान प्यार और अधिकार चाहिए ना, तो अभी भी देर नहीं हुई। शादी के लिए हाँ बोल दो। गुप्ता जी का बेटा विजय अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। अपना घर बसाओ और फिर अपने घर पर सेठानी बनकर राज करो। किसने रोका है तुम्हें? एक कुंठा मन में लेकर क्यों अपना और देविका का जीवन खराब कर रही हो? पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आशा को समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल इस घर में गलने वाली नहीं है। इसलिए वो शादी के लिए हाँ बोल देती है और फिर कुछ दिनों में चट मंगनी और पट ब्याह करके आशा अपने ससुराल चली जाती है।